नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ओके दोस्तों, तो इसमें हम लोग अपने लेक्चर 4.7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4.8 के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन जिस टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है टोरॉइड के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और दोस्तों, लास्ट वाले सेशन में जो हमने बात करी थी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो भी इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन, और ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये जानेंगे, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया हमारे पास कि टोरॉइड क्या होती है। ठीक है, तो टोरॉइड को समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई धारावाही परिनालिका है, आप उस धारावाही परिनालिका को मोड़ दीजिए और मोड़ कर क्या बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए। जब आप परिनालिका को मोड़कर एक वृत्त बना देंगे तो जो समायोजन प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे टोरॉइड। ठीक है, तो जब परिनालिका को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तथा परिनालिका के दोनों सिरों, मुक्त सिरों को आपस में स्पर्श कराया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त समायोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो टोरॉइड कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आप परिनालिका को एक वृत्त के रूप में मोड़ देंगे तो परिनालिका इस तरह की दिखेगी। ये हो गया टोरॉइड। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है, ये हमने क्या किया है, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जैसे वहां परिनालिका को बीच से काट दिया था, यहाँ टोरॉइड को भी हमने बीच से काट दिया है। और ये जो आपको वृत्त के रूप में दिख रहे हैं, ये क्या, ये तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिख रहा है आपको। ठीक है, खैर चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, यदि टोरॉइड में कुल कैपिटल N फेरे हैं तब, और टोरॉइड की त्रिज्या है कैपिटल R, तब क्या होगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो दोस्तों आप समझिएगा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर टोरॉइड की त्रिज्या है R तो ये टोरॉइड की ये पूरी लंबाई कितनी होगी, मतलब अगर टोरॉइड पर हम एक चक्कर पूरा करेंगे तो हमें कितना दूरी चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब किसी वृत्त की परिधि पर आप एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो आपने कितनी दूरी तय की होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। वही चीज है यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि ये परिनालिका की टोटल ये लेंथ कितनी होगी, इसके आउटवर्ड जो हम लोग इसकी बाउंड्री पे अगर चलेंगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हमें दूरी तय करनी पड़ेगी इसकी परिधि के बराबर, यानी 2πr। तो वही बात हो गई कि पूरी दूरी, मतलब इसकी परिधि पर चली गई पूरी दूरी, यानी इसकी जो परिधि है, इसकी परिधि है 2πr, तो इस परिधि पर टोटल कितने फेरे हैं, N फेरे हैं। तो 2πr दूरी पर N फेरे हैं, तो एकांक दूरी पर या एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N/2πr हो जाएगी। ठीक है, और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को ही हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमको 3 अलग अलग केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला केस होगा कि टोरॉइड के भीतर, आपको पता है ना, देखिए ये वाला हिस्सा, केवल ये जो हिस्सा आ रहा है, इतना हिस्सा, ये दोनों बाउंड्रीज के बीच में जो हिस्सा है, केवल इतना हिस्सा जो है वो परिनालिका के, वो मतलब टोरॉइड के अंदर का हिस्सा है। बाकी ये बाहर वाला हिस्सा, ये आउटर स्पेस है, ये इनर स्पेस है, ये भी खोखला होगा, यहाँ भी कुछ मटेरियल वगैरह नहीं है। ठीक है, और आउटवर्ड में भी नहीं है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, देखिए बाहर और अंदर कुछ नहीं है, केवल जो कुछ भी है वो परिनालिका के इस वाले पोर्शन में होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ दिखाई गई है। तो एक बार हम लोग आंतरिक बिंदु कंसीडर करेंगे, एक बार हम लोग बाह्य बिंदु कंसीडर करेंगे, एक बार हम लोग टोरॉइड की अक्ष पर निकालेंगे। ठीक है, तो केस 1 टोरॉइड के भीतरी बिंदु पर। दोस्तों जब हमने, मान लीजिए टोरॉइड के भीतरी बिंदु की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने टोरॉइड के भीतर एक छोटा सा केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक एम्पीरियन पथ लेंगे, और उस एम्पीरियन पथ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ पे लगाइए जरा एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर के परिपथी नियम से भीतरी बिंदु के लिए एम्पियर का परिपथी नियम लगा रहे हैं। हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उस बिंदु P की टोरॉइड के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r के बराबर है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, एक ऐसा एम्पीरियन पथ लेंगे जो बिंदु P को छूकर जा रहा हो या बिंदु P से पास आउट हो रहा हो। ठीक है, तो बिंदु P से गुजरने वाला एक एम्पीरियन पथ ले लिया, इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। अब यहाँ पे लगाइए एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम कहता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I डैश। ठीक है, ओके, अब यहाँ सब कुछ सही है। ठीक है, B कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और इंटीग्रल हो जाएगा dl का। ठीक है, ओके, और देखिए
यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों जानता हूं ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे बी डीएल कॉस थीटा आएगा। थीटा क्या होता है दोस्तों? थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच का कोण, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, आप दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 या मैक्सवेल का पेच दक्षिणावर्त पेच नियम लगा के देख लीजिए। जो बी की डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, वो हर एक बिंदु पर, ठीक है, जो बी की डायरेक्शन आएगी वो इस एम्पीरियन पथ के हर एक बिंदु पर क्या होगी, स्पर्श रेखी होगी। हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखी होने का मतलब है थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे थीटा इक्वल 0 पुट कर देंगे तो बी डीएल कॉस थीटा में बी डीएल कॉस 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 रखने पर, ठीक है। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो भाई बी कांस्टेंट है, पूरे एम्पीरियन पथ पे बी का मान फिक्स है, नियत है, तो वो बाहर आ गया। डीएल का समाकलन करेंगे, ठीक, ओके। और यहां पे बात करते हैं म्यू नॉट। दोस्तों आई डैश क्या है, आई डैश है एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई धारा। अब आप बताइए जरा, इसको देखिएगा, इसके भीतर कोई तार दिख रहा है? नहीं। जब इसके भीतर कोई तार दिख नहीं रहा है तो उस तार में ही तो धारा है। जब एम्पीरियन पथ के द्वारा कोई भी तार नहीं घेरा गया है तो एम्पीरियन पथ के द्वारा कोई भी धारा भी नहीं घेरी गई होगी, क्योंकि धारा तार में ही तो प्रवाहित होती है। अगर एम्पीरियन पथ ने किसी तार को कवर नहीं किया है, किसी तार को परिबद्ध या घेरा नहीं है, तो उसके द्वारा परिबद्ध या घेरी गई धारा का मान भी 0 होगा। तो आई डैश का मान यहाँ पे तो भाई 0 हो गया, और आई डैश का मान 0 होने के कारण क्या हो गया, पूरा यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू 0, और ये y बिंदु पर है तो b आउट इज इक्वल टू 0, यानी कि एक मिनट, ये भीतरी बिंदु पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो b इनसाइड या इन इज इक्वल टू 0, यानी कि टोरॉइड के भीतरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आ रहा है। ये है हमारा पहला केस। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे एक भीतर एक बिंदु लिया था, अब बाहर एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टोरॉइड के वाह्य बिंदु पर एम्पियर के परिपथी नियम से, भाई अगर मान लीजिए ये बिंदु P उठ के यहां पे आ जाएगा, ठीक है, अगर ये बिंदु P टोरॉइड के भीतर ना होगा, टोरॉइड के बाहर चला जाएगा, तो केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। लगाइए एम्पियर का परिपथी नियम, डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, फिर से वही वाला काम होगा कि जब ये बिंदु P वाह्य बिंदु होगा, या बिंदु बाहर ले लेंगे हम लोग, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, फिर से एक एम्पीरियन पथ लेना होगा जो वाह्य बिंदु P से होकर गुजरे, ठीक है, एक फिर से एक एम्पीरियन पथ लेंगे जो वाह्य बिंदु P से होकर गुजर रहा होगा, ठीक। तो चलिए अब, लेकिन उस केस में भी वही होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हर एक बिंदु पर एम्पीरियन पथ के स्पर्श रेखी होगा, और जब B का मान एम्पीरियन पथ के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखी होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर से वही काम होगा, बी डीएल कॉस थीटा में कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। अब देखिए दोस्तों, आई डैश की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब ये बिंदु बाहर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाहर एक बड़ा सा खींचेंगे एम्पीरियन पथ, ठीक है। जब हम एक बड़ा सा एम्पीरियन पथ खींच लेंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, होगा क्या कि इस बड़े एम्पीरियन पथ के लिए पथ के द्वारा घेरी गई कुल धारा कितनी जाएगी, 0। कैसे, आइए देखते हैं। भाई जितने फेरे ऊपर की ओर घेरे गए उतने फेरे अंदर भी हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि तार तो उतने ही है, ठीक है। तो जितने तार, आप इसको जरा देख लीजिए, अब क्या होगा, एक तरफ से करंट, मान लीजिए करंट ऐसे ब्लैक बोर्ड के इस वाले तार से ऊपर की ओर आ रही है और फिर ऐसे सर्कुलेट होकर इधर अंदर जा रही है, तो क्या होगा कि के ऊपर की ओर आने वाली करंट इज इक्वल टू प्लेन के अंदर जाने वाली करंट। तो टोटल करंट कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि करंट में डायरेक्शन तो होती है, ठीक है, भले वो वेक्टर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन करंट में डायरेक्शन तो होती है। तो वही चीज आ जाएगी कि जब आप वाह्य बिंदु लेंगे तो वाह्य बिंदु के द्वारा घेरे गए कुल तारों की संख्या जो है वो बाहर वाले पृष्ठ पर और अंदर वाले पृष्ठ पर बराबर होगी, क्योंकि तार तो उतने ही होंगे, ठीक है, ओके। तो वही चीज है कि अगर भीतर वाले तार से धारा ऊपर की ओर आ रही है तो बाहर वाले तार में धारा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगी, या उल्टा, अगर बाहर वाले जो तार बिछे हैं इसमें करंट जो है तल के लंबवत भीतर से बाहर की ओर आ रही है, तो फिर ये सर्कुलेट होकर इधर अंदर की ओर जाएगी। तो बाहर की ओर आने वाली करंट को पॉजिटिव लेंगे, अंदर की ओर जाने वाली करंट को निगेटिव लेंगे, टोटल
अब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो टोटल प्लस माइनस का साइन इक्वल होगा, अपोजिट होगा, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ भी टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 0। जब यहाँ टोटल करंट आप 0 रखोगे तो फिर से कितना हो जाएगा, बी आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए अब यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अगर टॉरॉइड के भीतर कोई बिंदु लेंगे या टॉरॉइड के बाहर कोई बिंदु लेंगे तो हमेशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 ही आएगा, ठीक है। भीतर वाले में 0 इसलिए आया था कि पृष्ठ के द्वारा घेरी गई कुल धारा 0 थी, और वाह बिंदु पर टोटल करंट 0 होने के कारण कुल फ्लक्स, टोटल धारा 0 होने के कारण क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र 0 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब वाह बिंदु लेते हैं तो टोटल बाहर की ओर आने वाली करंट इज इक्वल टू टोटल प्लेन के अंदर जाने वाली करंट, टोटल प्लस माइनस इक्वल होगा, साइन अपोजिट होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, टॉरॉइड की अक्ष पर लेंगे, ठीक है। हम लोग तीसरा केस कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए तीसरे केस में क्या होगा, टॉरॉइड की अक्ष पर एम्पियर के परिपथी नियम से लगाइए जरा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, ठीक है। यहाँ आई डैश क्या है, पृष्ठ के द्वारा या पथ के द्वारा घेरी गई कुल धारा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब हम टॉरॉइड की अक्ष की बात करते हैं तो टॉरॉइड की अक्ष का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो है आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन, ये केवल टॉरॉइड के अंदर का हिस्सा है। तो हम टॉरॉइड की अक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब टॉरॉइड के अंदर बीचों बीच से जो लाइन गुजरेगी, जो वृत्त गुजरेगा, वो है उसकी अक्ष। जैसे परिनालिका की अक्ष क्या होती है, जो बिल्कुल उसके भीतर से गुजरे और उसकी लंबाई के समांतर हो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहां भी ऐसा होगा, ये लंबी ना, ये परिनालिका नहीं है कि लंबी होगी, ये टॉरॉइड है। तो टॉरॉइड क्या होता है, एक क्लोज्ड लूप बनाता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एक बंद आकृति बनाता है। तो यहां भी कुछ ऐसा होगा, तो इसकी जो अक्ष होगी वो भी एक वृत्त के रूप में पाई जाएगी, ठीक है। तो टॉरॉइड की अक्ष पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जब हम टॉरॉइड की अक्ष की बात करते हैं तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्पीरियन पथ लेना पड़ेगा, और वो एम्पीरियन पथ क्या होगा, वो एम्पीरियन पथ जो होगा वो टॉरॉइड की अक्ष के जैसा होगा, उसी के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें यह देखना है कि इस एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई धारा कितनी है। तो एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई धारा निकालनी है, तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि 2πr दूरी में कुल कितने फेरे हैं। 2πr दूरी में कुल n फेरे हैं, ठीक है। और हमें पता है दोस्तों, एक फेरे में कितनी धारा होती है, I धारा होती है। तो n फेरों में कितनी धारा हो जाएगी, n फेरे में, या फिर 2πr दूरी में n फेरे ना, ठीक है। n फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, n फेरों में धारा हो जाएगी ni, ठीक। तो वही चीज हमें वहां पे पुट करनी पड़ेगी। चलिए अभी यहां पे इसकी वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा, और फिर से वही बात होगी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एम्पीरियन पथ के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखी होगा। इस कारण चुंबकीय क्षेत्र और पथ की लंबाई dl के बीच में जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, b dl cos 0, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अच्छा आई डैश मतलब घेरी गई कुल करंट, कुल धारा, ये कितनी जाएगी, n इंटू आई, ठीक। अब क्या करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। b बाहर निकल आएगा दोस्तों, ठीक है, cos 0 1 होता है, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dl का, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट n इंटू आई, ठीक। अब देखिए dl क्या है दोस्तों, dl छोटी सी लंबाई है, ठीक है। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आपको इसकी पूरी लंबाई मिल जाएगी, वृत्त की पूरी लंबाई, मतलब ये वृत्त पर चली गई पूरी दूरी जो कि उसकी परिधि के बराबर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे टोटल परिधि आ जाएगी दोस्तों। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है, ये जो मैंने एम्पीरियन पथ लिया था, इस एम्पीरियन पथ की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, और इंटीग्रेशन करने पे हमें परिधि तो मिलेगी, ठीक है। क्योंकि छोटी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए ये दूरी dl है ना, ये दूरी dl है। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें ये पूरी दूरी मिल जाएगी, और वृत्त पर अगर आप चलना शुरू करेंगे तो एक चक्कर में आपके द्वारा चली गई दूरी उसकी परिधि के बराबर ही तो होगी। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, परिधि निकल के आएगी, ये इंटू में 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखिए दोस्तों, कैपिटल N का मान यहां से समीकरण 1 से हम लोग निकाल सकते हैं। कैपिटल N का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2πr इंटू स्मॉल n, ठीक है, और I अपनी जगह पे है। अब देखिए 2πr से 2πr कटेगा और कितना आ जाएगा दोस्तों, b इज इक्वल टू, यह आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई,
ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका जवाब। दोस्तों टॉरॉइड के कारण टॉरॉइड की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 Ni आया, स्मॉल n होगा इस फॉर्मूले में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये टॉपिक तो समाप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है अनंत लंबाई वाले सीधे चालक तार के कारण किसी बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले हमने एक तार ले लिया है, ठीक है, एक तार लिया है RS, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है बिंदु R से बिंदु S की दिशा में। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है दोस्तों? I है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है? आपको पता है ना कि जब भी किसी तार में या किसी भी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है तो उसके सराउंडिंग में, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उस उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले रखा है, बिंदु P। हमें क्या करना है? इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमें यूज करना है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले और जो आपके कोर्स में है हम केवल उसका इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए यह आवश्यक होता है कि सबसे पहले हमें एक एम्पीरियन पथ का चुनाव करना पड़ता है। तो हमने क्या किया हुआ है, तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने क्या किया है, तार को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार एम्पीरियन पथ लिया। तो वृत्ताकार एम्पीरियन पथ की अगर त्रिज्या r है तो वो वृत्त डेफिनेटली बिंदु P को छूकर गुजरेगा, क्योंकि बिंदु P की तार से दूरी कितनी है? r है। अगर हम r त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त जो है बिंदु P से पास आउट होगा 100%। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वृत्त की त्रिज्या और तार से बिंदु के बीच की दूरी जो है वो सेम है। वृत्त की त्रिज्या भी स्मॉल r है और तार की बिंदु से दूरी भी कितनी है? स्मॉल r है। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक वृत्ताकार एम्पीरियन पथ हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे चालक तार के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है, चालक तार के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाइए जरा। परिपथीय नियम कितना हो जाएगा? B.dl = μ0 टाइम्स I डैश। यहाँ पे दोस्तों I डैश होता है पृष्ठ के द्वारा, एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई कुल धारा, और एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई कुल धारा कितनी होगी? वही होगी जो इस तार में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि एम्पीरियन पथ ने केवल और केवल एक तार को घेर रखा है, वो तार है RS। तो एम्पीरियन पथ ने जब केवल एक ही तार को घेर रखा है तो एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई धारा देखनी है। तो बस ये देख लीजिए कि वो जो तार जिसको एम्पीरियन पथ ने घेर रखा है उस तार, वो अकेला तार है ना, 2-3 तार तो है नहीं। तो एम्पीरियन पथ ने एकलौता तार है RS, उसको घेर रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है अगर कि एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई धारा कितनी होगी, तो करना क्या है, उस तार में प्रवाहित धारा का मान निकाल लीजिए। ठीक है, एम्पीरियन पथ के भीतर एक ही तार है और उस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई कुल धारा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी I। तो I डैश की जगह हमने कितना रख दिया? I रख दिया। यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस I डैश मतलब एम्पीरियन पथ द्वारा घेरी गई धारा = I। ठीक है, एम्पीरियन पथ द्वारा परिपथ धारा। और यहाँ देखिए इंटीग्रल ये हो जाएगा B.dl, और वही बात हो जाएगी कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इसके बिल्कुल स्पर्श रेखी होगी। ठीक है, इस बिंदु पर बिल्कुल स्पर्श रेखी होगी, और जब स्पर्श रेखी है तो थीटा = 0 हो जाएगा, और जब थीटा = 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 0। क्योंकि दोस्तों आप निकाल सकते हैं मैक्सवेल का पेच नियम लगा लीजिए। मैक्सवेल ने क्या कहा था, अंगूठे को रखने धारा की दिशा में और अपने हाथ को ऐसा घुमाना है कि पेचकस की जो नोक है, जो स्क्रू की नोक है, जो पेच की नोक है, वो उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में धारा है। धारा तो भैया ऊपर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हाथ को ऐसे घुमाना है कि पेच की नोक ऊपर की ओर बढ़े, धारा की दिशा में बढ़े। तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये कर्ल आएगा, इधर की ओर बल रेखा अंदर जाएगी, फिर इधर से बाहर निकलेगी, फिर ऐसे अंदर जाएगी, ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखी होगा, इसलिए थीटा = 0। यहाँ पे पुट करिए cos 0 1 है और b का मान तो कांस्टेंट है भाई।
अगर हम बात करते हैं एम्पीरियन पथ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, तो उस वृत्ताकार पथ के किसी भी बिंदु पर जाएंगे उस बिंदु की तार से दूरी तो बराबर रहेगी, और जब दूरी बराबर है तो पूरे तार पर, पूरे एम्पीरियन पथ पे आप कहीं भी बिंदु ले लीजिएगा, उस पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकल आती है, इसलिए क्या बन गया, B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। अब जरा इसको देखा जाए, ठीक है, dl क्या होता है दोस्तों, dl इस एम्पीरियन पथ पे ली गई छोटी सी लंबाई है। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आपको एम्पीरियन पथ की पूरी लंबाई मिल जाएगी, और आपको पता है दोस्तों एम्पीरियन पथ की पूरी लंबाई लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन पथ एक वृत्त के रूप में है, तो एम्पीरियन पथ एक वृत्त के रूप में है और हमें उस एम्पीरियन पथ की कुल लंबाई चाहिए, तो करना क्या होगा, किसी भी वृत्त की कुल लंबाई चाहिए, मतलब उस वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, वही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। इस एम्पीरियन पथ की त्रिज्या है r, ये एम्पीरियन पथ एक वृत्त के रूप में है, तो एम्पीरियन पथ की कुल लंबाई इज इक्वल टू वृत्त की परिधि, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वृत्त की परिधि 2 पाई इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ठीक है। और देखिए यहां से b का मान निकालिए, कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू नॉट टाइम्स I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक। चलिए दोस्तों, तो ये रहा इस टॉपिक का सॉल्यूशन, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि किसी भी अनंत लंबाई वाले सीधे चालक तार के कारण तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, ठीक है दोस्तों। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, छोटा डेरिवेशन है तो 2 नंबर में आ सकता है, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस पे जो यहाँ से जो फॉर्मूला निकला है ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके लिख लीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।